हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पार्ट 6 डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का। 41 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। 42 क्वेश्चन देख कर क्या है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर इन KI व्हिच चेंज विल कॉज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन टू इंक्रीज। मुझसे बोला कि मेरे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें सॉल्वेंट कौन होता है? वाटर होता है ना। एक्वस सॉल्यूशन है किसका? KI का। और इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 1 मोलर, मतलब 1 मोल ऑफ KI in 1 kg of water which change will cause the vapor pressure of the solution to increase। अगर मैं इसमें NaCl डालूं, देखो अगर मैं बोलूं तुमसे किसी ना किसी तरह का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को इंक्रीज कर दूं तो वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं लोअरिंग को इंक्रीज करूंगी तो खुद का वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होगा ना। अगर मैं किसी ना किसी तरह लोअरिंग को डिक्रीज कर दूं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, इन्होंने बोला कि मुझे क्या करना है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या करना है? इंक्रीज करना है। मतलब ये वाली कंडीशन है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर। अगर मेरे को किसी ना किसी तरह रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो मेरा काम हो जाएगा भाई। अगर मैं किसी ना किसी तरह आई को डिक्रीज कर दूं या मैं इसी कॉन्सेंट्रेशन को ही डिक्रीज कर दूं, इससे काम हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं तो ध्यान से देखना, अगर मैं NaCl इसके अंदर डालूंगी, अगर मैं इसके अंदर NaCl डालूंगी तो क्या हो रहा है? तो मैं सिंपली क्या कर रही हूँ? आई को बढ़ा रही हूँ, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। अब आई बढ़ जाएगा तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, RLV भी बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो नहीं होगा। सेकंड वाले में भी मैं इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर रही हूँ, इसमें मेरा आई बढ़ जाएगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा। तीसरा देखो, अगर मैं 1 मोलर KCl को ऐड कर दूं तो मुझे एक चीज बताना कि जितना वेपर प्रेशर इसका डिक्रीज हो रहा होगा उतना ही तो इसका डिक्रीज हुआ होगा ना। जब मैंने वाटर के अंदर देखो, समझो मेरे पास यहाँ पर 1 kg वाटर है, 2 बीकर है, इन दोनों बीकर के अंदर 1 kg वाटर है, इसके अंदर भी 1 kg वाटर और इसके अंदर भी 1 kg वाटर। इसके अंदर मैंने क्या करा? 1 मोल KCl डाला और इसके अंदर मैंने 1 मोल KI डाला। तो देखो ध्यान से, अब क्या करा? अब इसके अंदर जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना डिक्रीज करेगा भाई? तो RLVP क्या होगा इसका? RLVP हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में टोटल मोल्स, या मैं सिंपली और अच्छे से लिखूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू में आई यहाँ पर होता है। अब दोनों ही केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो दोनों में सेम है। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी दोनों में सेम है क्योंकि मैंने 1 kg वाटर लिया, उसका 55.5 मोल्स होंगे वाटर के। और दोनों का आई भी सेम है क्योंकि आई दोनों के पास नंबर ऑफ आयंस भी सेम है। तो क्या रिलेटिव लोअरिंग दोनों का सेम होगा? हाँ, तो यानी कि दोनों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर के टर्म्स में दोनों एक जैसे सॉल्यूशन है। अगर इसको इसके साथ मिक्स भी कर दिया मैंने, अगर इस सॉल्यूशन को इसके साथ मिक्स भी कर दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा सब कुछ सेम रह जाएगा, यानी कि वेपर प्रेशर सेम रह जाएगा। चौथे वाले में देखो, एडिशन ऑफ वाटर। अगर मैं वाटर को ऐड करूंगी तो क्या होगा? आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। जब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है तब RLVP भी डिक्रीज होगा, है ना। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होना है तो वैसे बोल लो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसमें सेम रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इसमें बढ़ जाएंगे क्योंकि मैंने वाटर को ऐड कर दिया। एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। मैंने वाटर को ऐड कर दिया तो रिलेटिव लोअरिंग को वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें से फोर्थ ऑप्शन के अंदर वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। Now next question number 43. Formation of solution from two components can be considered as। सॉल्यूशन बन रहा है, समझो A प्लस B से बन रहा है ना, AB। इसमें मान लेते हैं कि ये सॉल्वेंट है और ये सोल्यूट है और ये सॉल्यूशन है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन फ्रॉम टू कंपोनेंट्स कैन बी कंसिडर एज। अगर मैंने प्योर सॉल्वेंट को तोड़ा, देखो प्योर सॉल्वेंट समझो ऐसे है, इसको अगर मैंने तोड़ा A प्लस A तो मेरे पास एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड होगी डेल्टा H1। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? प्लस डेल्टा H1। सेकेंड वाले में बोला योर सॉल्यूट को मैंने तोड़ा B प्लस B सॉरी प्लस डेल्टा H2 एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड है,
बी प्लस बी में ही टूट गया। ठीक है, सेपरेटेड सॉल्वेंट एंड सोल्यूट मॉलिक्यूल्स पहले से सेपरेट है, ए प्लस बी है, इन दोनों को जोड़ के मैंने सॉल्यूशन बनाया तो इसमें एनर्जी रिलीज हो जाती है डेल्टा H3। ठीक है, सॉल्यूशन सो फॉर्म विल बी आइडियल। आइडियल कब होगा? आइडियल तब होता है जब डेल्टा H मिक्स, जिसको हम डेल्टा H सॉल्यूशन भी कह देते हैं, वो जीरो होना चाहिए आइडियल के होने के लिए, है ना। इसका मतलब समझो भी, इसका मतलब होता है कि कोई भी एनर्जी का चेंज नहीं हुआ, सॉल्यूशन को फॉर्म करने में कोई भी एनर्जी का चेंज नहीं हुआ। इस टाइम पर एनर्जी लगी, इस टाइम पर भी एनर्जी लगी, इस टाइम पर एनर्जी रिलीज होगी। थोड़ा सा देखोगे अगर तुम तो ए और ए मैंने प्योर फॉर्म में लिया होगा, जब सॉल्यूशन बनाने के टाइम पे मैंने इसको प्योर फॉर्म में लिया होगा और इसको बनाने के टाइम पे इसको प्योर फॉर्म में लिया होगा, मैंने यहाँ से 1 मोल ए भी बनाया, तो ये जो है ये टूटेगा, ए ए में टूटेगा, है ना, ये हाफ कर दिया तो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये हाफ कर दिया तो यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर डेल्टा H1 एनर्जी जाएगी हमारी, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे डेल्टा H2 एनर्जी जाएगी हमारी। और यहाँ पर इन दोनों को जब मैं ऐड कर रही हूँ, ए प्लस बी करके मैं ए बी बना रही हूँ, तो इस वाले रिएक्शन के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने वाली है, एनर्जी रिलीज होगी डेल्टा H3। अब अगर ये आइडियल है तो इसका मतलब हुआ कि जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना, उतनी ही एनर्जी रिलीज हो जाएगी, कोई भी एनर्जी का चेंज नहीं होना चाहिए टोटल, है ना। जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उतनी ही एनर्जी रिलीज हो जाएगी। यानी कि मैं तुमसे एक चीज बोलूं कि मान लेते हैं, चलो लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया हमने डेल्टा H1 इज 10 जूल, है ना, पर मोल, और डेल्टा H2 इज 20 जूल पर मोल, और डेल्टा H3 इज माइनस, माइनस क्यों लगाया, ये एक्सो है, -30 जूल पर मोल, है ना, पर मोल, पर मोल। ठीक है, ओके। तो फिर अगर मैं तुमसे बोलूं तो डेल्टा H मिक्स को मुझे जीरो करना है, तो कैसे करूंगी मैं इसको जीरो? सिंपल सी बात है कि मैं क्या करूंगी, इन तीनों इंथैलेपीज को क्या करूंगी, ऐड कर दूंगी। यानी कि डेल्टा H सॉल्यूशन जो इस रिएक्शन की इंथैलेपी है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर मैं इन तीनों को ऐड करती हूँ, अगर मैं इन तीनों को ऐड करती हूँ तो 10 प्लस 20 30 और -30, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, जितनी एनर्जी एंडोथर्मिक थी, उतनी ही एनर्जी एक्सोथर्मिक हो गई, आंसर जीरो आ जाएगा, है ना। अब ना बच्चे क्या करते थे, इसमें गलती कर सकते कि ये जो माइनस साइन है ना उसको यहाँ लगा दे। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, अगर नहीं लिखा होता ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा H सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। तो इन्होंने ये कर सकते हैं कि भाई ये वाला जो प्लस है ना इसको माइनस कर दिया, क्योंकि भाई यहाँ पे माइनस था, एक्चुअल में ना ये माइनस खुद में इंक्लूड है, ये डेल्टा H में खुद में पहले से ही आ रहा है, तो इसका आपको में माइनस लगा के डबल डबल माइनस नहीं लगाना, और डबल 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 माइनस लगा दो तो वो प्लस हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे प्लस ही आएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, तो H ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। अगर मैं इसको 11th के कंसेप्ट से लिंक करूं थर्मोडायनामिक्स से, थर्मोडायनामिक्स में हम एक चीज पढ़ते हैं कि जो डेल्टा H रिएक्शन का होता है ना, अगर मुझे बॉन्ड बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी में उसको लिखना है तो वो हो जाता है डेल्टा H रिएक्टेंट माइनस डेल्टा H प्रोडक्ट, होता है ये, हाँ ये होता है। तो यहाँ पर सबका बॉन्ड इंथैल्पी आना चाहिए, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी टूटने का, जैसे कि ये टूट रहा है, इसका बॉन्ड इंथैल्पी डेल्टा H1 है, ये टूट रहा है डेल्टा H2 है, बट ये तो जुड़ रहा है ना, हाँ, तो इसका माइनस डेल्टा H3 हो जाएगा बॉन्ड इंथैल्पी। जब ये उल्टी रिएक्शन लिखोगे तो इस डेल्टा H3 का माइनस हो जाएगा, यानी कि रिएक्टेंट में क्या आ जाएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 और माइनस, अब प्रोडक्ट की डिसोसिएशन एंथैल्पी खुद -H3 है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस H3 आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस H3, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन यही आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स से भी लिंक कर सकते हो। बाकी सिंपल एक एग्जांपल लेट करके ना इजीली तुम निकाल सकते हो कि आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे डेल्टा H मैक्स को बनाना है, तो जितना एंडोथर्मिक एनर्जी होगी उतनी ही एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, तीनों को तुम ऐड कर दो, सिंपल आंसर आ जाएगा। एक्सोथर्मिक में खुद में माइनस साइन इंक्लूड है तो माइनस एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, देयरफॉर ऑप्शन सेकंड मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन वन, सॉरी ऑप्शन वन, सेकंड नहीं, सेकंड गलत हो जाएगा ना, माइनस लगा के, ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर।
Now next question number 44. Camphor is often used in molecular mass determination because कैम्फर जो होता है ना, वो मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन में यूज होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो रेडियली अवेलेबल है, क्योंकि उसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है ना। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है? के। या फिर वो वोलेटाइल है, या फिर वो सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए। तो मुझे बताओ, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कैम्फर जो होता है मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है, क्योंकि वो रेडियली अवेलेबल है। क्या? या उसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, या वो वोलेटाइल है, या वो सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के लिए या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सेकेंड। उसका बहुत ज्यादा हाई क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। देखो भाई, अकेला कैम्फर तो नहीं है जो रेडियली अवेलेबल है, बहुत सारे और भी कंपाउंड्स होते हैं जो रेडियली अवेलेबल होते हैं, तो ये तो गलत हो गया है ना। वोलेटाइल अकेला ये तो नहीं है, बहुत सारे और भी होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो बेंजीन भी है, तो सॉल्वेंट हम यूज कर सकते हैं, तो अकेला ये तो नहीं है ना। तो ऑप्शन सेकंड ही वैसे मेरा एक जो देखा जाए, अगर हम सोच के थोड़ा बहुत करें तो ऑप्शन सेकंड ही आंसर बनेगा। और वैसे भी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि ऑप्शन सेकंड आंसर बनेगा इसका। कैम्फर जो होता है मॉलिक्यूलर मास डिटरमिनेशन में यूज आता है, क्योंकि उसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट यानी कि Kf बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। Now next question number 45. What would be the osmotic pressure of solution containing? मुझे osmotic pressure बताना है कि सॉल्यूशन को बताना है। सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 ग्राम NaCl प्लस 3.42 ग्राम शुगर। ये किसमें है? ये हमारे 500 ml। इन 500 ml हम नहीं मेंशन है तो हम वाटर नहीं मानेंगे, 500 ml वाटर। तुम बताना है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। तो ये इसमें देखो, दो दो सॉल्वेंट है। हम पता क्या करेंगे, हमें नेट ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए, तो हम दोनों को इंडिविजुअल निकाल लो, दोनों को प्लस कर देना, सिंपल सी बात है। तो पाई नेट जो होगा वो हो जाएगा पाई जो NaCl की वजह से आ रहा है, प्लस पाई जो शुगर की वजह से आ रहा है। शुगर कैसा होता है? एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। I1 हो जाएगा इस केस में, देखो ध्यान से, CRT पाई प्लस CRT आई। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे किसका आएगा? यहाँ पे NaCl का आएगा, इसको C1 मान लो। टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है, एक ही सॉल्यूशन था, है ना। आई इसका I1 मान लो, इसको C2 मान लो, इसको I2 मान लो। यहाँ पर RT कॉमन आ जाएगा, C1 I1 प्लस C2 I2। ठीक है, ओके। RT, C की वैल्यू बोलो, कॉन्सेंट्रेशन NaCl की कितनी? NaCl की है 5.85 ग्राम। ग्राम से इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे, पहले मोल्स निकाल लेते थे। चलो यहाँ पर NaCl की केस में मोल्स निकाल लो, तो वो आ जाएगी गिवन मास बाय में मोलर मास। NaCl का मोलर मास कितना होता है? 23 प्लस 35.5, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 58.5। कितना आ रहा है? 58.5। यहाँ से आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा? ये 0.1 आ जाएगा क्या? हाँ। अब मैं अगर बात करूँ शुगर की, तो शुगर जो मेंशन नहीं है कि शुगर कौन सी है, तो हम शुगर को कौन सा मानेंगे? शुगर होती है हमारी C12H22O11। इसका वेट कितना आएगा? 12 इंटू 12 प्लस 22 प्लस 16 इंटू 11, तो ये आ जाएगा 144 प्लस 22 प्लस 176। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, देखो इसको ऐड करोगे, दैट इज 6 प्लस 6 12, 1 कैरी 14, 1 कैरी 3, है ना। तो इसका मास हो जाएगा, इसका गिवन मास है 3.42 और मोलर मास है 342, तो ये आ जाएगा 0.01। ठीक है। अब इतने मोलर है किसमें? इतने वाटर के अंदर। इतने मोल्स है किसमें? इतने वाटर के अंदर। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा? 0.1 बाय में 500 ml। 500 ml को तुम्हें केजी में, मतलब कि लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसको 1000 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन C1 की वैल्यू है, और I1 क्या है? इसमें I1 हो जाएगा NaCl के केस में 2 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है?
I2 तो पहले ही 1 हो गया, तो शुगर है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे हो जाएगा 0.01 इंटू में 1000 बाय में 500, है ना। यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा RT, इसको इससे कैंसिल करोगे 2 टाइम्स, इसको इससे कैंसिल करोगे 2 टाइम्स, ठीक है। ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4, यानी कि RT यहाँ पर आ जाएगा 0.4 प्लस 0.02, ये आ जाएगा मेरा RT इंटू में 0.42। आर की वैल्यू क्या होती है एटीएम पर लीटर के अंदर, 0.0821 इंटू में टेम्परेचर गिवन नहीं है क्या, टेम्परेचर गिवन है इसमें 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि केल्विन में कन्वर्ट करोगे 27 डिग्री सेल्सियस को लिखोगे, कितना आ जाएगा ये 300 केल्विन आ जाएगा। 300 इंटू में 0.42, इसको अप्रोक्सीमेटली हम इसको 1/12 मान सकते हैं। 1/12 इंटू में 300 इंटू में 0.42, ठीक है। ये 0 पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 4, यहाँ आ जाएगा 42/4, ये आ जाएगा तुम्हारा 10.5 10.5 अप्रोक्स आंसर आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको अप्रोक्सीमेट करा है ना यहाँ पर, तो क्या आ रहा है 10.5 यानी कि 10 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। Now next question number 46 देखना। A solution of A and B with 30, एक solution है A और B का, है ना, एक solution है A और B का with 30 mole% of A is in equilibrium with its vapor which contains 16 mole% of A। देखो जब हम कॉन्सेंट्रेशन सिंपल सॉल्यूशन स्टेट में बात कर रहे हैं तो A का 30% है मोल के टर्म्स में, इसका मोल जो है टोटल मोल्स जितने भी होंगे दोनों में मिला के उसका 30% ए का है, तो बचा हुआ 70% बी का हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि इसका रेशियो निकालूँ तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 30 बाय में, सिंपल सी बात है 30 बाय 100 इंटू में एक्स रेशियो 70 बाय 100 इंटू में एक्स, इसको कैंसिल करोगे 3x बाय में 7x, ये तक ये आ जाएगा हाँ ठीक है। अगर मैं बात करूँ वेपर में, तो वेपर फेज में मोल जो है ए के वो 60% है, तो बचे हुए 40% किसके हो जाएंगे बी के हो जाएंगे, और ये जो है इसका रेशियो निकालोगे सिमिलरली इसको y की तरह लेट कर लेंगे 6y/4 और सिंपलीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 3y/2y, ठीक है। एज्यूमिंग आइडियलिटी ऑफ सॉल्यूशन, एज्यूम कर लो कि सॉल्यूशन कैसा है आइडियल है, मतलब तुम राउंड्स लो के सारे एप्लीकेशन यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। द वेपर प्रेशर ऑफ P और A टू द P और B केस, मतलब P0 A बाय में P0 B हमें बताना है, कैसे पता लगाओगे, तो देखो हम इतना बोल सकते हैं यहाँ पर, अगर मेरे को वेपर और कॉन्सेंट्रेशन में सिंपल मतलब लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों में ही कुछ ना कुछ मेंशन चीजें दे रखी हैं, तो एक काम करते हैं इसमें आप बोल सकते हो कि PA इज इक्वल्स टू P0 A पाएंगे, हाँ, और PA को मैं वेपर के हिसाब से ऐसे तो लिख सकती हूँ कि P टोटल इंटू में y क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, है ना, बाय में सॉरी दैट इज पीबी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ P0 B काई B इज इक्वल्स टू P टोटल काई B, ये हो जाएगा। एक काम करो दोनों का रेशियो दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को तुम डिवाइड करोगे तो मेरे पास आ जाएगा इन दोनों इन सेम चीज़ को लेना है तुम्हें, यहाँ पे आ जाएगा P0 A y में P0 B काई ए क्या लिखोगे काई ए, यहाँ पर कितनी मोल फ्रैक्शन है ए का, तो वो हो जाएगा देखो इसके मोल्स 3x बाय में, टोटल मोल्स कितने हैं 10x, 3 + 7 10x बाय में, काई भी आ जाएगा 7x बाय में 10x, है ना, हाँ इज इक्वल्स टू पी टोटल से पी टोटल कैंसिल हो जाएगा, काई y है बाय y क्या लिखोगे 3 बाय में, टोटल आ जाएगा 5 बाय में, इसका आ जाएगा 2 बाय में 5 से 5 कैंसिल 10x से 10x कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा P0 A P बाय P0 B डिफरेंस x x फ्री कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 3/7 इज इक्वल्स टू 3 बाय y से y कैंसिल 2 3 कैंसिल, तो P0 A बाय P0 B मेरा आ जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा 7/2 यानी कि 7/2 आ जाएगा 7/2, देयरफॉर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बस तुम लिंक बनाओ कि क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जा रहा है,
किस डायरेक्शन में जा रहा है उसके हिसाब से फॉर्मूला सोचो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। और देखो मुझे पी नॉट बाय पी नॉट ए बाय पी नॉट बी चाहिए था, फिर मैंने दोनों को डिवाइड करा तभी तो मेरी एक्सप्रेशन में आया ये टर्म जो मुझे चाहिए था, है ना। तो पी नॉट ए बाय पी नॉट बी क्या आ गया 7:2। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखना, इसमें क्या लिखा है इन्होंने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन द वेंट ऑफ फैक्टर इज मैक्सिमम, किस सॉल्यूशन का वेंट ऑफ फैक्टर मैक्सिमम होगा इन चारों ऑप्शन में से, कैसे पता लगाओगे। तो तुम बोलोगे भाई वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर अगर यूरिया की बात करें तो यूरिया का कितना भी कॉन्सेंट्रेशन लिया हो, ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा इसका बन जाएगा। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज भी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका वेंट ऑफ फैक्टर क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये दोनों जो है ना, ये वाला, ये दोनों सेम इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। ये दोनों ही मतलब जो मेरा एसिडिक एसिड होता है वो एक तरह का वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। और तुम्हें एक चीज पता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक सेकंड, इलेक्ट्रोलाइट होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर मैं डाइल्यूशन करूं, डाइल्यूशन इंक्रीज करूं, अगर मैं डाइल्यूशन इंक्रीज करूं या फिर मैं तुमसे कहूँ कि मैंने कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दी, तो उसके हिसाब से उसका अल्फा इंक्रीज हो जाता है। अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है। ये कौन सा लो है, ये ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लो है, डाइल्यूशन लो है ना। तो इसका मतलब हुआ कि अगर अल्फा इंक्रीज हो गया तो क्या आई भी इंक्रीज हो जाएगा, आई भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो चुके हैं। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उसका वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उसका वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा। देयरफॉर ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। Now next question number 48. When some NaCl was dissolved in water, the freezing point depression was numerically equal to twice the molar depression constant. मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज Kf, है ना। इन्होंने कहा जब मैंने कुछ NaCl, कुछ सॉल्यूट NaCl डाला वाटर के अंदर तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो था यानी कि डेल्टा Tf was numerically equal to twice of Kf, ठीक है। The relative lowering of vapor pressure of the solution is RLVP, बता दो, ठीक है। तो ये काम करते हैं, देखो ध्यान से, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होता है MKFI। अब NaCl का I खुद 2 होता है ना, तो ये 2 से ही 2 कैंसिल हो जाएगा, तो KF बराबर आ गया M, KF से KF भी कैंसिल हो जाएगा, मोलैलिटी मोलैलिटी बराबर आ गई 1 के, है ना। मतलब 1 मोल of NaCl is dissolved in 1 kg water। 1 kg वाटर में कितने मोल्स, 55.5 मोल, ठीक है। RLVP क्या होता है, वो होता है सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन इनटू में, या फिर मैं वैसे लिखूं आई वाला, तो सोल्यूट के मोल्स इनटू में आई बाय में एन ऑफ सोल्यूट इनटू में आई प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, तो सोल्यूट के कितने हैं, 1 मोल है, आई कितना हो जाएगा, NaCl का 2 होता है, सोल्यूट के मोल्स 1 इंटू 2 प्लस सॉल्वेंट के 55.5। ये तुम्हारा क्या आ रहा है, RLVP जो क्वेश्चन में पूछा है वही आ रहा है। तो 2 बाय में 2 प्लस 55.5, ये आ जाएगा 2 बाय में 57.5। इसको सॉल्व कर लो, इधर 0 चला जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1 5, ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, आ रहा है 4 बाय 115, ठीक है। अगर तुम 115 को कैंसिल 4 को कैंसिल करोगे 115 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, एक और 0, ये चला जाएगा तुम्हारा 115 इंटू 3 करोगे तो आ जाएगा 15 1 गया 4 3, ये है 3 से जाएगा, इट इज 345 माइनस करोगे 55 पॉइंट एक्स्ट्रा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा 4 से ही जाएगा, ये 0 1 कैरी 5 4, ठीक है। हाँ,
तो अप्रोक्स आंसर कौन सा आ रहा है? अप्रोक्स आंसर कौन सा आ रहा है? अप्रोक्स आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन 1. ऑप्शन 1 is the correct answer. Now next question number 49. At 17 degrees Celsius, osmotic pressure of sugar solution was इतना. 17 डिग्री सेल्सियस पर ऑस्मोटिक प्रेशर शुगर सॉल्यूशन का कितना दे रखा है? 580. तो द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड एंड टेम्परेचर इज रेज्ड. सॉल्यूशन को डाइल्यूट करा यानी कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दी और टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया 57 डिग्री सेल्सियस तक. ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम्स, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया 165 टोर. द एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन इज, कितना तुमने डाइल्यूट कर दिया होगा. तो एक काम करते हैं, ये पाई 1 है, ये पाई 2 है ना. तो केस 1 पाई 1 वाला केस 1, ठीक है. पाई 1, पाई क्या होता है? पाई होता है CRTI. शुगर है, आई लेने की जरूरत नहीं है. शुगर जो होती है वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, का आई 1 होता है, 1 लेने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें. तो पाई 1 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन 1 आर, टेम्परेचर कितना हो जाएगा? ये 17 डिग्री सेल्सियस यानी कि 17 प्लस 2 73. तो प्लस करोगे तो आ जाएगा 01 कैरी 892 290. कितना आ जाएगा? ये 290 केल्विन. केस 2, केस में अगर तुम पाई 2 लोगे तो वो आ जाएगा C2 R और टेम्परेचर कितना आ जाएगा? टेम्परेचर इसमें कितना इंक्रीज हो गया? 40 से इंक्रीज होगा. यहाँ पर आ जाएगा 330. केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? इंक्रीज सेम रहता है. यहाँ क्या, यहाँ पे अगर तुम एक काम करो, पाई 1 बाई पाई 2 कर दो इज इक्वल टू C1 R 290 बाई में C2 R 330. ठीक है, R से R कैंसिल हो जाएगा. पाई 1 की वैल्यू दे रखी है 580, पाई में 165 इज इक्वल टू C1 बाई C2, 0 से 0 कैंसिल 29 बाई 33. ठीक है, एक काम करते हैं, C1 बाई C2 आ जाएगा मेरे पास 580 बाय में 615 इंटू में 33 बाय 29 इंटू 2 इट इज 18 1 कैरी. यही होता है. हाँ, तो इसको ये एग्जैक्टली 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा और 33 इंटू 5 ये हो जाएगा 15 1 कैरी 165. ये इसको एग्जैक्टली 5 टाइम्स कैंसिल कर देगा. आंसर आ जाएगा 4. 20 बाई 5 4 आ जाएगा, यानी कि C1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स C2. तो द एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन इज, कितना डाइल्यूट कर दिया तुमने? तुमने डाइल्यूट कर करके ना C2 को C1 बाय 4 कर दिया, यानी कि 4 गुना कम कर दिया, 4 टाइम्स कम कर दिया. डाइल्यूशन 4 गुना कर दिया. देयरफॉर ऑप्शन 3rd इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. 25 ml of an aqueous solution of KCl was found to be 25 ml of aqueous solution of KCl was found to be required 20 ml of 1 molar AgNO3 solution for titration. इन्होंने बोला कि हमारे पास 25 ml सॉल्यूशन है, किसका? एक्वस KCl का. उसको कितना मोल्स ऑफ, देखो कितना रिक्वायर्ड है? 20 ml ऑफ 1 मोलर AgNO3 का रिक्वायर्ड है टाइट्रेशन करने के लिए. मैं तुम्हें बता दूं, टाइट्रेशन के अंदर हम इक्विवेलेंस को बराबर करते हैं. इक्विवेलेंस इक्वल होते हैं, ठीक है. The depression in freezing point of KCl solution was 100 with 100% ionization will be. हमें बताना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा KCl का. डेल्टा TF ऑफ KCl बताना है. जब ये 100% आयोनाइज कर रहा है, 100% अगर ये आयोनाइज करेगा तो इसके आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी. हाँ, 2 हो जाएगी. तो तुम्हें इसकी वैल्यू बतानी है. तो इसको पता करने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? पहले ये पता होना चाहिए. तो ये होता है तुम्हारा MKFI. हमारे पास KF की वैल्यू गिवन है. हाँ, ये देखो ये गिवन है. असाइनमेंट में केल्विन मोल पर मोल इनटू केजी. ठीक है, और आई की वैल्यू तुम्हें पता है. 100% आयोनाइज करें तो 2 हो जाएगी. मोलैरिटी, सॉरी मोलैरिटी नहीं पता, मोलैरिटी पता करनी पड़ेगी. कैसे पता करोगे? एक काम करते हैं, तो देखो इसको मान लेते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ इसके एक्स मोल्स होंगे. ठीक है, मान लिया एक्स मोल्स होंगे KCl के. तो इसके अंदर
इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे KCl के? इक्विवेलेंस को बराबर करना है तो एन फैक्टर निकालना आना चाहिए पहले तो तुम्हें। अगर मैं तुमसे कहूँ मुझे सिंपली मोल्स फाइंड कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा, है ना, कि मोलैरिटी को मोलैरिटी के बराबर लेना है, मैं मोलैरिटी को फाइंड कर दूंगी। देखो मुझे मोलैरिटी चाहिए, बट अगर मैं मोलैरिटी को फाइंड कर दूंगी तभी मेरा आंसर आ जाएगा। मेरे को नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, वॉल्यूम मेरे पास है, आंसर आ जाएगा अगर मेरे को नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगी तो। इक्विवेलेंस ऑफ number of equivalents of KCl is equals to number of equivalents of AgNO3। इक्विवेलेंस क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एन फैक्टर होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एन फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स इसकी मैंने x मानी, इसका एन फैक्टर क्या होता है? तो AgNO3 यहाँ पर KCl जो है इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1, इसके चार्ज के बराबर होता है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स मुझे निकालने पड़ेंगे। और देखो ध्यान से, अगर मैं तुमसे बोलूं तो मेरे पास 1 मोलर है, 1 मोलर AgNO3, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? 1 मोल हो जाएंगे किसमें? इन 1 लीटर यानी कि 1000 ml। हाँ तो मुझे बताओ x कितने मोल्स होंगे इन 20 ml? तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 20 इंटू 1 बाय में 1000 यानी कि 1/50। कितने मोल्स है इसकी? 1/50 इंटू में, तुम सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ना इसको इंटू में इसकी मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम भी कर सकते हो, वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लेना, 1 इंटू में 20 लीटर में कन्वर्ट करोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे तो वहां से आ जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा नंबर ऑफ, एन फैक्टर कितना होता है? एन फैक्टर कितना होता है? देखो इसका फॉर्मूला होता है मोल्स इंटू में एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना होता है? इसका एन फैक्टर होता है 1, इसका भी 1 होता है, Ag भी प्लस होता है प्लस 1, NO3 पे भी -1 1 ही होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू आ रही है 1/50। अब तुम्हारा काम हो गया खत्म। 1/50 मोल्स है KCl के कितने में? 25 ml में, 25 इंटू में 1000 करोगे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ये इसकी मोलैरिटी है, बट मोलैरिटी के बराबर है, मैं यहाँ पे मोलैरिटी की वैल्यू रखूंगी। Kf की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, Kf की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 वैल्यू दे रखी है इसकी Kf की, है ना। देखो Kf की अगर तुम निकालोगे तो क्या आ जाएगी? केल्विन, केल्विन, और मोलैरिटी नीचे जाएगी तो इसकी यूनिट आ जाएगी केल्विन पर मोल इंटू में केजी। ये लिखी हुई है, ऐसा यूनिट तुम्हें दे रखा है केल्विन इंटू में यहाँ पर आ जाएगा 2। यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा 40 टाइम्स, 0 से 0 कैंसिल, 2 इंटू 2 4 16/5। ये आंसर आ रहा है तुम्हारा 3.2। कितना आ रहा है? 3.2, है ना, 3.2। देयरफॉर ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखो। देखो इस क्वेश्चन में क्या है हमसे, हेनरी इज कांस्टेंट एट 298 केल्विन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ N2। N2 की सॉल्युबिलिटी, ठीक है, वो तुम्हें दे रखा है, इसका हेनरी इज कांस्टेंट दे रखा है 10⁵ 5 ठीक है। हेनरी इज कांस्टेंट की यूनिट प्रेशर की यूनिट के बराबर होती है। हाँ, द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, एयर के अंदर अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे सारे में एयर है ना, इस एयर के अंदर N2 का मोल फ्रैक्शन तुम्हें गिवन है कितना? एयर के अंदर N2 का मोल फ्रैक्शन कितना गिवन है? 0.8। ओके, द moles of N2 from the air dissolve in 10 ml of 10 मोल ऑफ वाटर। तुम्हें करना है, यहाँ पर हमारे पास वाटर है, कितना है? 10 मोल है ना। यहाँ पर मेरे पास एयर है सारे ऊपर, उस एयर में से N2 कितना डिजोल्व करेगा? एयर से N2 डिजोल्व करेगा वाटर के अंदर, डिजोल्व इन वाटर एट 298 केल्विन एंड प्रेशर दे रखा है तुम्हें 5 atm। तुमसे बोला है कितना वो डिजोल्व करेगा, मोल्स पूछे हैं, क्या पूछे? मोल्स पूछे N2 के। कैसे निकालोगे? एक काम करते हैं, हेनरीज लॉ लगाते हैं, हेनरीज लॉ लगाते हैं, है ना। हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग तुम प्रेशर को बराबर लिख सकते हो KH इंटू काई, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं तो मेरे पास प्रेशर दे रखा है 5 atm है, अब यहाँ पे उन्होंने दिया 5 atm प्रेशर इज, एक सेकेंड, द मोल ऑफ N2 फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर एट इतना इतना प्रेशर इज।
एक चीज समझो, यहाँ पर जो ये प्रेशर होता है ना, ये पार्शियल प्रेशर होता है। क्या होता है ये पार्शियल प्रेशर होता है। मतलब तुम अगर तुम यहाँ पे N2 की बात करोगे ना, यहाँ पे N2 के लिए हेनरीज में लगा दी और N2, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसका आएगा, N2 का ही, सिर्फ N2 का प्रेशर चाहिए मुझे। ये तो टोटल प्रेशर है ना एयर का, ये तो पूरी एयर का प्रेशर आ गया। अब मेरे को N2 का प्रेशर चाहिए, तो कैसे निकालूं, पहले N2 का प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो P ऑफ N2 वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा उसका मोल फ्रैक्शन एयर के अंदर इनटू में टोटल प्रेशर। ये क्या है, सिंपल हेनरीज, सिंपल सॉरी, ये क्या है, ये सिंपल डाल्टन्स लॉ है। ये क्या है, ये डाल्टन्स लॉ है। डाल्टन्स लॉ एयर में लग जाएगा, हाँ गैस है और तरह की, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8 इंटू में 5। तो ये प्रेशर तुम्हें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू आ रही है 4 ATM। यहाँ पे क्या पुट करोगे, 4 इज इक्वल टू के एच की वैल्यू तुम्हें दे रखी 10⁻5 और मोल फ्रैक्शन यहाँ से निकलेगा N2 का, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। ये किस में आएगा, ये वाला जो मोल फ्रैक्शन आ रहा है ना, ये इस वाटर के अंदर आएगा, वो मोल फ्रैक्शन एयर के अंदर था। इसको मैंने काई डैश मान लिया N2 का। ठीक है, तो काई डैश N2 का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू में 10⁻⁵। अब इन्होंने बोला था मोल कितने मोल्स होंगे, 10 मोल ऑफ वाटर के अंदर। तो एक काम करते हैं, इसको बराबर रख देते हैं N N2 बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू में 10⁻⁵ इज इक्वल टू कितने मोल्स होंगे N2 के, मुझसे ये पूछा है बाय में, कितने मोल्स N2 के होंगे। देखो एक काम करते हैं, N2 के मोल्स बहुत कम है, तो इसको अप्रोक्सीमेट करके मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं अप्रोक्सीमेशन से लिख सकती हूँ N ऑफ N2 बाय में N ऑफ वाटर, कि मोल्स N2 के बहुत कम है। वाटर के अंदर 10 मोल के अंदर तुम ऐड भी कर दो कितना छोटा नंबर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल N वाटर के यानी कि 10 पुट कर दिया मैंने, तो N ऑफ N2 क्या आ रहा है, ये आ रहा है 4 इंटू में 10⁻⁻⁴ कितने मोल्स होंगे, तो कितने हो जाएंगे, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। जल्दबाजी में ना मोल फ्रैक्शन को टिक मत करना, क्वेश्चन ने बोला है मोल्स बताओ N2 के, क्या बोला है, मोल्स पूछा है, तो मोल्स कितने हो जाएंगे 4 इंटू 10⁻⁻⁴। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखो, व्हाट वेट ऑफ दिस मॉलिक्यूल, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 126 ग्राम, है ना 126 ग्राम, शुड बी डिजोल्व इन वाटर। कितना वेट इसका डिजोल्व होना चाहिए वाटर के अंदर, ठीक है, टू प्रिपेयर टू 50 ml ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन, सॉरी सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन का क्या मतलब है, देखो जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। तो इसी तरह से सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन जो अभी लिखा हुआ है ना, उसका मतलब है कि नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन के लिए 10⁻⁻² नॉर्मल, बिल्कुल इतनी नॉर्मेलिटी है सॉल्यूशन, ठीक है। अब बोला कि इस सॉल्यूशन को मुझे बनाना है, अब मुझसे बोला कितना वेट इस मॉलिक्यूल का चाहिए पड़ेगा इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए। तो देखो ध्यान से, नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस बाय में नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या ठीक है। तो देखो ध्यान से 10⁻⁻² इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, उसको इन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। अब इन्होंने बोला कितना मास का चाहिए होगा, तो हम मान लेते हैं कि x चाहिए, तो आपने लेट कर लिया उसका मास, उस मॉलिक्यूल का मास x जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो x बाय में इसका मोलर मास कितना है 126। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या आता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस आता है मोल्स इनटू में n फैक्टर, और मोल्स क्या होता है, मोल्स होता है मोल गिवन मास बाय में मोलर मास इनटू में n फैक्टर। गिवन मास मैंने यहाँ पे जो ये मास है ना, ये गिवन वाला मास है, जो मुझे मतलब कितना मास मैंने उसके अंदर मिक्स करा, वो मास x मान लिया, बाय में मोलर मास इसका दे रखा था मेरे को 126, n फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से इसका n फैक्टर क्या होगा। अब ये जो सॉल्यूशन में तुम्हें दे रखा है, इसका n फैक्टर कैसे निकालोगे, इसका n फैक्टर क्या लोगे, हम C2O
ओके, ये क्या है तुम्हारे पास, ये बेसिकली ऑक्सैलिक एसिड है। क्या है ये, ऑक्सैलिक एसिड है, जो एक तरह का कैसा होता है, ये बेसिकली डाई डाई बेसिक एसिड है। यानी कि इसका एन फैक्टर क्या होगा, इसका एन फैक्टर हो जाएगा, इसका एन फैक्टर होगा 2, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एन फैक्टर को पुट करोगे 2, तो ये क्या होगा तुम्हारा इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गए बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कितना वॉल्यूम था, इतना 250, और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आ गया तुम्हारा 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, -2 इज इक्वल टू, इस वजह से कैंसिल कर दो, एक्स बाय में कितना आ गया 63, 4 ऊपर चला गया 4, है ना, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ रही है तुम्हारी 63 बाय में 4 इंटू में 10⁻²। ऑप्शंस देखो कैसे कैसे दे रखे, ग्राम में ही आएगा, हाँ आंसर ग्राम में ही आएगा। देखो ध्यान से, इसको ऐसे डिवाइड करोगे, अगर यहाँ पे 64 होता नियरली, अगर यहाँ पे 64 होता 64/4 इंटू 10⁻², एग्जैक्टली 16 आता है यहाँ पर 16, यानी कि 0.16। 64 नहीं है तो थोड़ा सा छोटा आंसर आएगा इससे, थोड़ा सा छोटा आंसर कौन सा है, ऑप्शन 2। देयरफॉर ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। भाई 16 से छोटा आएगा, 15 कितना आ जाएगा, 15 पॉइंट, देखो यहाँ पे 0.157, तो 16 के क्लोज सबसे ज्यादा जा रहा है, और थोड़ा छोटा ही आएगा क्योंकि मैंने 64 करा, 63 से थोड़ा सा बड़ा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, 1 मोलर aqueous solution is dash concentrated than 1 molar aqueous solution। तुम्हें क्या करना है, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को कंपेयर करना है, ठीक है। 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन का मतलब होता है 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg, और सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, 1 kg ऑफ वाटर यानी 1000 ग्राम ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है 55.5 मोल ऑफ वाटर, मतलब 55.5 मोल ऑफ वाटर में 1 मोल है सॉल्यूट का, और यहाँ पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी होगा, सॉल्यूट भी होगा, है ना। सॉल्वेंट का यानी कि वाटर का, बेसिकली सॉल्वेंट यहाँ पे कौन है, वाटर है। वाटर का जो मास है, या मैं बेसिकली यहाँ पे बोलूं कि वाटर का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे 1000 ml से कम होगा, क्योंकि 1000 तो दोनों को मिलाकर है। अब 1000 से तो कम ही होगा वाटर का वॉल्यूम जो बचेगा, थोड़ा बहुत तो सोल्यूट भी ले जाएगा ना इसका, तो वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो लेस देन 1000 ml होगा। और अगर 1000 ml होता तो क्या वाटर का मास 1000 ग्राम होता, हाँ, तो वाटर का जो मास है वो 1000 ग्राम से कम होगा, यानी कि वाटर के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 55.55 मोल से कम होंगे, यानी कि 1 मोल है बट कम वाटर का मोल होंगे। 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन, मान लो 53 मोल ऑफ सॉल्यूट वाटर, 53 मोल ऑफ वाटर में 1 मोल ऑफ सोल्यूट है, यहाँ पर वाटर, यहाँ पे 1 मोल ऑफ सोल्यूट 55.5 मोल ऑफ वाटर में है, और यहाँ पे 1 मोल ऑफ सोल्यूट 53 मोल ऑफ वाटर में है। यहाँ पे वाटर कम है, यहाँ पे वाटर ज्यादा है, यानी कि ये डाइल्यूट हो जाएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि मोलर वाला ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। Therefore, option 1 is the correct answer. Now, next question number 54. देखो, during evaporation of liquid, the temperature of the liquid raises, the temperature of the liquid falls, the temperature of liquid remain unaffected, the liquid molecules become hot. Evaporation और boiling क्या दोनों सेम होते हैं? इवेपोरेशन और बॉइलिंग क्या दोनों सेम होते हैं? नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे अलग अलग होते हैं? इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है,
बॉइलिंग पॉइंट पर ही होता है। इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है। वेयर इज बॉइलिंग जो है वो पूरे बल्क के साथ होता है, बल्क फिनोमिना है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक लिक्विड के ऊपर का जो लिक्विड लिक्विड है ना, इसके ऊपर की जो लेयर होती है ना, वहां पर इवेपोरेशन होता है। जो सरफेस होता है वहां पर इवेपोरेशन होता है, इस लेयर में इवेपोरेशन होगा। बट बॉइलिंग तो पूरे बल्क का होता है भाई, पूरा लिक्विड ही एक साथ बॉइल करता है। सही बात है, ठीक है। अब देखो इवेपोरेशन के टाइम पर क्या होता है ना, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, जिन जिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सरफेस, जो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल सरफेस पर है, उन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या बोला मैंने बोला कि भाई जो लिक्विड का सरफेस है वहां पे बहुत सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे। उन सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में से कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड के ऐसे होते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। अब उस मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो वो लिक्विड स्टेट में रहना नहीं चाहते, वो यहाँ से एस्केप कर जाते हैं। तो यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स क्या कर जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन होना। इसी को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन होना। जो हाई काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या बोला मैंने, द मॉलिक्यूल्स at the surface of liquid with high high kinetic energy escape. This process is called evaporation. इसी को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, हाँ। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे लिक्विड में से कुछ बहुत ज्यादा एनर्जी के जो मॉलिक्यूल्स थे वो एस्केप कर गए, वो यहाँ से चले गए। अब जब एस्केप कर गए वो, तो एवरेज लिक्विड की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि हाई काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स एस्केप कर गए। तो लिक्विड की एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। तुम्हें पता है कि टेम्परेचर जो होता है ना, वो एवरेज का जो टेम्परेचर होता है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का ही क्या होता है, मेजर होता है। अब अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही डिक्रीज कर गई तो टेम्परेचर भी डिक्रीज कर जाएगा। जितनी ज्यादा एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उतना ही क्या होता है, उतना ही ज्यादा टेम्परेचर होता है। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर गई तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। देयरफॉर इवेपोरेशन के टाइम पर द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड फॉल कर जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए तभी तुम इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। विच गैस इज मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर? हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? क्या आंसर होगा, सोचो भाई। गैस कौन सी सबसे ज्यादा सोल्यूबल है वाटर के अंदर? तो वाटर क्या है, देखो हमने पढ़ा है कि जो सोल्यूबिलिटी होता है ना, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर, वो उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा वो गैस वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगी। अगर गैस ने वाटर के साथ बॉन्ड बनाया है तो वो ज्यादा उसके साथ सोल्यूबल हो जाएगी। ठीक है, हीलियम एक इनर्ट गैस है, वो बॉन्ड तो नहीं बनाएगी। हाइड्रोजन वाटर के साथ नहीं बनाएगी बॉन्ड। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा बहुत बॉन्ड बना सकती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। वाटर के साथ ये रिएक्ट करके H2CO3 बनाएगी। वो H प्लस प्लस HCO3 माइनस की तरह इसमें रहेगा। बट जो अमोनिया है वो क्या करेगा, अमोनिया यहाँ पर फॉर्म करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है भाई इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये तो सिर्फ आयंस में डिसोसिएट कर गया, बट ये तो यहाँ पे वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। देयरफॉर अमोनिया सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा। देयरफॉर ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर।
क्या आंसर होगा? ऑप्शन थर्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अमोनिया सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा और बाकी में से कोई भी ऐसा नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, an aqueous solution of sugar is taken in a beaker. Aqueous solution of sugar is taken in a beaker. एक बीकर के अंदर मैंने एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन के अंदर क्या है? उस सॉल्यूशन के अंदर शुगर है प्लस वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन है। फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या होगा? किसके क्रिस्टल बाहर आएंगे? बता, किसके क्रिस्टल बाहर आएंगे? जैसे मैं इसको फ्रीज करूंगी फ्रीजिंग पॉइंट पर, फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे इसका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, क्योंकि देखो जब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आएगा तो तुम्हें पता है, यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा था कि फ्रीजिंग पॉइंट किसका आएगा? वाटर का आएगा। किसका आएगा? वाटर का आएगा। तो फ्रीज कौन करेगा? वाटर। और फ्रीज होके ये क्या बनाएगा? फ्रीज होके ये आइस बनाएगा, है ना? तो किसके क्रिस्टल बाहर आएंगे? आइस के बाहर आएंगे। तो क्या होगा? शुगर के बाहर आएंगे? नहीं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बाहर आएंगे? नहीं। आइस के बाहर आएंगे? बिल्कुल। मिक्सचर ऑफ आइस एंड सम शुगर क्रिस्टल? नहीं। क्या बाहर आएंगे? आइस के बाहर आएंगे। देयरफॉर ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, देखो इसमें क्या कहा हमसे, व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर यूरिया एंड 0.1 मोलर ग्लूकोज, इसका भी V वॉल्यूम, इसका भी V वॉल्यूम, आर मिक्स, इसको मैंने मिक्स कर दिया, देन मिक्सचर विल हैव, मिक्सचर के पास क्या होगा? ठीक है, हमने सीखा है मिक्सचर का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं, हमने सीखा है, ये क्वेश्चन हमने करा था पहले भी ऐसा क्वेश्चन करा था। इसके केस में I1 होगा, इसके केस में भी I1 होगा। इसका जो पाई 1 था वो क्या होगा? CRT1, हमने करा था ऐसा क्वेश्चन, C1RTI, दोनों मिक्स होंगे तो टेम्परेचर दोनों का बराबर होगा। पाई 2 क्या आ जाएगा? CRTI 2 ठीक है, दोनों का ये तो 1 है, ये दोनों का 1 है। ठीक है, अब देखो पाई 1 इज इक्वल टू C1RT, दोनों का सी भी तो सेम है ना, देखो दोनों का सी भी तो सेम है, हाँ दोनों का सी भी सेम है, 0.1 RT, ये भी क्या हो जाएगा? 0.1 RT, दोनों का क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। अगर मैं पाई नेट निकालूं, अगर मैं पाई नेट निकालूं तो उस केस में क्या लिखोगे तुम? उस केस में लिखोगे भाई इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई नेट कैसे निकालते हैं? पाई नेट, अब यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है, कैसे? देखो पाई नेट जब निकालोगे तो पाई 1 प्लस पाई 2 डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये वाले पाई 1 पाई 2 ऐड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? पाई नेट में नहीं ऐड, हमने पहले तो करे थे, हमने पहले जो क्वेश्चन करा था ना उसमें जो वॉल्यूम लिया था वो पूरे सॉल्यूशन का लिया था, इसको मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम 2V होगा, बट इन दोनों का तो VV था। हाँ, तो इसका मतलब जो पाई नेट में पाई आएगा किसका? यूरिया का, प्लस पाई आएगा किसका? ग्लूकोज का, उसके अंदर वॉल्यूम जो होगा वो किसका लिया जाएगा? 2V लिया जाएगा, बाकी सब सेम है, RTI सब सेम होगा। RTI तो 1 ही है, मत लिखो उसको, ये क्या हो जाएगा? C यूरिया का प्लस C ग्लूकोज का। तो अब दोनों में क्या हो रहा है? दोनों के मोल्स तो सेम होंगे, इसका मतलब क्या है? 0.1 मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब 1 लीटर की जगह जितना जितना भी वॉल्यूम पहले था उसका डबल हो गया, उसका डबल हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, RT ये हो जाएगा क्या? 0.1/2 और ये भी हो जाएगा 0.1/2, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो 0.1 ही रह जाएगा, 0.1 RT क्या रह जाएगा? सेम रह जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रह जाएगा? सेम रह जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन सेकंड आंसर बनेगा। जल्दबाजी मत करना, ये वाले डायरेक्ट पाई ऐड नहीं होंगे क्योंकि दोनों का वॉल्यूम अलग अलग हो गया ना। अब वॉल्यूम सॉल्यूशन का लिया जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? सेम रह जाएगा, ऑप्शन 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, इसमें क्या कहा? 0.1 मोलर KBr एंड 0.2 मोलर AgNO3 आर मिक्स, इन दोनों को मिक्स कर दिया इन 3:1, इसका 3V तो इसका V, ठीक है। द रेशियो, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी, फ्रीजिंग पॉइंट रिजल्टिंग सॉल्यूशन का क्या होगा? देखो मैं करेक्ट कर सकती हूँ इसको, डेल्टा TF ऑफ सॉल्यूशन, सिंपली हम कह दे डेल्टा TF ऑफ KBr
प्लस डेल्टा टी एफ ऑफ AgNO3। बट ना इसके अंदर ना एक चीज हो गई, क्या रिएक्शन होगी केमिस्ट्री के अंदर, क्या रिएक्शन होगी कि जैसे ही ये आयंस अभी अभी तो अलग अलग थे, है ना, K प्लस और Br माइनस था, यहाँ पर Ag प्लस और NO3 माइनस था, बट जैसे ही इनको मिक्स करा ना तो यहाँ पर Ag प्लस और Br माइनस पास पास आ गए भाई, है ना, इन दोनों ने रिएक्शन करके AgBr बना दिया, ये प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब जैसे ही ये प्रेसिपिटेट बना तो ये वाले जो आयंस थे वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में रोल प्ले नहीं करेंगे, है ना, ये फ्रीजिंग पॉइंट से बाहर चले जाएंगे। हाँ, तो बेसिकली ये कितने आयंस ऐसे थे तुम्हें निकालने पड़ेंगे, तो करना तो हमें यही है, बट वो वाले आयंस लेने हैं जो इसमें नहीं गए, जो बचे हुए आयंस तो उनका लेना है बस। तो देखो मेरे को बताओ, क्या मैं मोल्स को सिंपली लिख सकती हूँ मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। मान लो मैंने इसको लीटर में मान लिया, रेशियो में दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, तो लीटर है, ठीक है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो इसकी मोलैरिटी है कितनी 0.1 और वॉल्यूम है 3, तो ये आ जाएगा 0.3V, 0.3V इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ये क्या है इसके मोल्स है, और यहाँ पे कितना आ जाएंगे 0.2 मोलर इंटू में V, यानी कि 0.2V, ये इसके मोल्स है। अब 0.2 0.3V मोल्स है KBr के और 0.2V मोल्स है AgN3 के। तो एक काम करो, एक काम करो कि भाई देखो 0.3V है KBr के टोटल मिला के, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, या मैं तुमसे बोलूं मेरे पास यहाँ पर ना एक KBr पड़ा हुआ है, बस एक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है KBr का, ऐसे ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे ही रखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास, मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, इसका एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक K प्लस होगा, है ना, और एक Br माइनस होगा ना, क्या ये समझ आ रहा है, एक K प्लस होगा और एक Br माइनस होगा, हाँ एक K प्लस होगा और एक Br माइनस होगा। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि KBr के मेरे पास 0.3V मोल्स है, तो इसका मतलब हुआ कि उसमें से 0.3V K प्लस के भी होंगे और 0.3V Br माइनस के भी होंगे। हाँ, इसी तरह से जो AgNO3 है उसके भी 0. देखो ये कितना है मेरे पास, ये 0.2V है, ये 0.2V Ag प्लस भी होगा और 0.2V नंबर ऑफ मोल्स NO3 माइनस के भी होंगे। जो Ag प्लस है और जो Br माइनस है वो रिएक्ट कर रहा है आपस में। अब 0.2V है Ag प्लस और 0.3V है Br माइनस। अब 0.3V में से 0.2V Ag प्लस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो इसमें से कितना बचेगा माइनस 0.2V Br माइनस, तो बचेंगे कितने, बचेंगे 0.1V Br माइनस। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो सारे ही चले गए 0.2V Ag प्लस, तो बचेंगे 0। तो इसके कहने पर मेरे पास इतने आयंस बचे, इसके और इसके कितने बचे, इसके मेरे पास बचे 1 Br के और इसके इतने इसके। तुमने क्या कहा था, तुमने कहा था डेल्टा TF लिख दो जो KBr की वजह से आया, प्लस डेल्टा TF लिख दो जो AgNO3 की वजह से आया। अब यहाँ पर डेल्टा TF क्या होता है, डेल्टा TF होता है कि FMI। अब आई लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने आयंस को पहले डिसोशिएट कर लिख दिया, तो आई को फॉर्मूले में लेने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ आयंस गिनते हैं आई की मदद से। अब नंबर ऑफ आयंस कितने इफेक्टिव होंगे, रिएक्शन होने के बाद कितने बचेंगे वो तो मैंने पहले ही निकाल दिया। हाँ, तो कुछ नहीं करना है, देखो कितने मोल्स हैं इसके, इसके कितने बचे, ये नहीं बचा, ये बचेगा 0.2V बचे, और कितना वॉल्यूम था इसका टोटल मिला के देखो 4V हो जाएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 4V हो जाएगा। इनटू में मोलैरिटी और मोलैरिटी को बराबर लेने के लिए बोला था क्वेश्चन ने कि F की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.86, कितनी दे रखी है 1.86 प्लस इसका कितना आज लिखोगे मोलैरिटी, देखो इसके पास कितने बचे, ये मैंने उसके लिख दिया ना Ag प्लस के, ये वाला Ag प्लस का हो गया 0.2V बाय में 4V इंटू 1.86, ये उसका हो गया। और इसके मोल्स कितने बचे, KBr के कितने बचे, देखो 0.3 K प्लस है और 0.1 Br माइनस है, यानी कि 0.4 बचे। हाँ, तो इसको सॉल्व कर दो भाई, V से V कैंसिल, V से V कैंसिल, यहां से तुम ध्यान से देखो, यहां से 0.1 बाय 4 इंटू में 1.86 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 4, ठीक है, प्लस 2, ओके, ये पॉइंट से ये पॉइंट
मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट जाएगा तो यहाँ पे 10⁻³ आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 186 इंटू 6 बाय में 4 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो ध्यान से यहाँ पे कितना आ जाएगा, आ जाएगा 46.5। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 03 कैरी 927 और 3 पॉइंट के बाद हमारे ये आ जाएगा, यानी कि देखो क्या आंसर आ रहा है 0.279। तो 0.279 केल्विन इसके आसपास है, therefore ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें बस ये रिएक्शन होगी जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट होकर कुछ आयंस बाहर चले गए। अगर ऐसा नहीं होता तो सिंपल हम डायरेक्ट करते जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने में पीछे भी करा था, बट यहाँ पे एक रिएक्शन एडिशनल हो गई जिसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखो, प्रेशर ओवर आइडियल बाइनरी लिक्विड मिक्सचर। एक आइडियल बाइनरी यानी कि दो कंपोनेंट्स होंगे, आइडियल बाइनरी लिक्विड मिक्सचर है, उसके ऊपर जो प्रेशर है ना, बाइनरी मिक्सचर के अंदर 10 मोल्स है दोनों के, ए और बी का एक मिक्सचर है जिसके अंदर ए के भी 10 मोल्स है और बी के भी 10 मोल्स है। ओके, अब इसके ऊपर जो प्रेशर है इज ग्रेजुअली डिक्रीज आइसोथर्मली। इसके ऊपर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर रहा है, कैसे, आइसोथर्मल, यानी कि टेम्परेचर तो सेम है बट प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, आइसोथर्मली प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। If P naught A is equals to 200 mmHg and P naught B is equals to 100 mmHg, find the pressure at which half of the liquid is converted into vapors। आधा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं काम करते हैं ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जैसे मैं तुमसे बोलूं कि प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, जब प्रेशर जो होता है ना एक इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, एक लिक्विड है मेरे पास, इस लिक्विड के ऊपर वेपर्स होंगे इसके यहाँ, तो इक्विलिब्रियम में यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर हो जाता है जिसकी वजह से अब और वेपर नहीं बनते। बट यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि जो प्रेशर उसके ऊपर है लिक्विड के ऊपर वो डिक्रीज कर रहा है, अब वो डिक्रीज कर रहा है तो वेपर बनते ही जाएंगे, वेपर्स बनते ही जाएंगे, वेपर्स बनते ही जाएंगे, धीरे धीरे लिक्विड का पार्ट कम होगा। इन्होंने बोला जब आधा लिक्विड कन्वर्ट हो चुका होगा वेपर में तो उस टाइम पर ये प्रेशर कितना होगा, मतलब उस टाइम पर अगर मैं उस टाइम पर ये प्रेशर निकालना चाहती हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, उस टाइम पर मैं टोटल प्रेशर निकाल लूँ सॉल्यूशन का तो मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ तो एक काम करो ना भाई, हाफ बच रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर 5 मोल होंगे ए के, 5 मोल होंगे बी के और इवेपोरेट हो जाएंगे 5 ए के 5 बी के, है ना। यहाँ से आंसर निकालेंगे पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यहाँ से पी नॉट ए काई ए प्लस बी नॉट बी काई बी, पी नॉट बी काई बी, दैट इज 200 इंटू में आधा हो जाएगा, ये देखो ना काई ए यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ 5 प्लस 5/10 हाफ आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 100 इंटू हाफ, तो ये आ जाएगा 150। ऑप्शन भी दे रखा है और ये आंसर हो जाएगा गलत। गलत क्यों हुआ, सोचो गलत क्यों हुआ, गलत क्यों हुआ, गलत इस वजह से हो गया क्योंकि यहाँ पर पी नॉट ए कितना है 200, पी नॉट बी कितना है 100, इसका मतलब हुआ मैं इसको देख के बता सकती हूँ कि ए इज मोर वोलाटाइल देन बी, वोलाटाइल देन बी। इसका मतलब हुआ कि जब हाफ सॉल्यूशन वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका होगा तो उसमें से इतना पता है हमें टोटल मोल्स पहले 20 थे तो 20 लिक्विड में बचे होंगे 20 वेपर्स में होंगे, बट अगर यहाँ पे टोटल मोल्स 20 थे तो 10 यहाँ पे बचे होंगे और 10 यहाँ पर होंगे, बट 10 ए और बी को मिलाकर है, ए के कितने हैं बी के कितने हैं मुझे ये नहीं पता, यही तो दिक्कत है। हाँ तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि x ए के है y बी के है, दोनों को मिला के 10 है, ये ए के है ये बी के है। अब इतना पता है कि भाई x के कितने, तो मतलब a के कितने टोटल, a के टोटल 10 थे, अब x यहाँ पे बचे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 10 माइनस x प्लस y के कितने हो जाएंगे 10 माइनस y इज इक्वल टू क्या, टोटल यहाँ पे 10 ही है। हाँ टोटल यहाँ पे 10 ही है, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है पी टोटल। टोटल कैसे निकालोगे, तो देखो पी टोटल होता है पी ए प्लस पी बी, हम तो सिंपल कंसेप्ट से ही जाएंगे, पी नॉट ए काई ए
प्लस पी नॉट बी का बी, ये आ जाएगा 200। ये देखो का क्या लिखोगे x/10, टोटल मोल्स 10 और एक कितने हैं x। लिक्विड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन होती है, ये मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन होता है लिक्विड के अंदर। आ जाएगा 100 इंटू में y/10, तो ये आ जाएगा मेरे पास, एक काम करो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 20x प्लस 10y, ये मेरा पी टोटल आ रहा है। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं क्या, देखो यहाँ से y की वैल्यू क्या लिख सकते हो, y को लिख सकते हो 10 माइनस एक्स pt, 10 माइनस एक्स लिख सकते हो y को, हाँ इसको लिखोगे 10 इंटू में, इसको लिखोगे 10 माइनस एक्स, मैं ही वेरिएबल में लाऊंगी बस इसको, तो 20x प्लस 100 माइनस 10x, तो ये हो जाएगा 10x प्लस 100, टोटल की वैल्यू इतनी आ रही है। ये और सिंपल हो गया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना, क्या मैं वेपर फेज में अगर जाऊं, अगर मैं वेपर फेज में जाऊं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, काम करते हैं इसको हटा दूं मैं यहाँ से, इसका कोई भी काम नहीं है इतना, इतना पता ही है ना। तो देखो अगर मैं वेपर फेज में जाऊं, अगर मैं वेपर फेज में जाऊं तो उसमें मैं इतना लिख सकती हूँ कि भाई जो पी ए होता है वो होता है पी टोटल इंटू वाई है। वाई ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, तो पी ए इज इक्वल टू पी टोटल, पी ए की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली, पी ए था, पी नॉट ए का ये 20x आ रहा था, हाँ ये 20 लिख सकते हो 20x, हाँ पी टोटल का ये की वैल्यू कितनी मिलेगी, का ये की वैल्यू मिलेगी 10 माइनस एक्स बाय 10, टोटल तो 10, ऐसे तुम पी बी के लिए लिखोगे दैट इज, ये आ जाएगा मेरे पास 10 y इज इक्वल टू पी टोटल इंटू में 10 माइनस y बाय में 10। एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा देखो ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ बचेगा 2x बाय y इज इक्वल टू पी टोटल से पी टोटल कैंसिल, 10 माइनस एक्स, यहाँ पे 10 माइनस y, ठीक है ये बचेगा, हाँ ये बचेगा। अब एक काम करो यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, y की वैल्यू क्या है 10 माइनस एक्स, तो 2x बाय में 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, और यहाँ पुट करोगे 10 माइनस एक्स, देखो ध्यान से 10 माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे अगर 10 माइनस एक्स पुट करोगे 10 माइनस एक्स माइनस में जाएगा तो इसका प्लस, इसका प्लस साइन चेंज हो जाएगा, इसका माइनस इसका प्लस, 10 में से 10 गया 0 हो जाएगा, प्लस एक्स बचेगा बस, हाँ एक्स बचेगा बस, ठीक है। और सिंपल सी बात है 10 माइनस वाई तो वैसे भी एक्स था, 10 माइनस वाई तो वैसे भी एक्स था, ठीक है। तो यहाँ पर तुम इक्वेशन बना सकते हो और एक्स को फाइंड कर सकते हो, आराम से हो जाएगा, काम हो जाएगा आराम से, देखो ध्यान से हम इक्वेशन बना लेते हैं और एक्स को फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन क्या बन गई, यहाँ पे एक्स जाएगा तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जाएगा 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x, आइडेंटिटी खोल दो, यहाँ पर ये इधर आएगा तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस एक्स, 2x देखो ये एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा, 2x माइनस एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 20x यहाँ का आएगा प्लस 20x इज इक्वल्स टू ये माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर तुम इसको देखोगे तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू होती है माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 220, यानी कि 400, बी स्क्वायर 400 आ जाएगा, 4 इंटू ए 1 है और c तुम्हारा माइनस 100 है, सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 800 सॉरी 800 प्लस है, यानी कि वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 है, b की वैल्यू बोलो, b की वैल्यू है 20 माइनस 20 प्लस माइनस रूट अंडर 800 बाय में 2 इंटू 1 1 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो माइनस 10, इसको 8 को लिख सकते हो 2 रूट 2, हाँ तो 2 बाहर चला गया तो बचा सिर्फ रूट 2, और 100 को बाहर निकालोगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 10 रूट 2, ओके। तो देखो ध्यान से अगर मैं यहाँ पे माइनस पुट करूंगी तो आंसर माइनस में आ जाएगा, प्लस माइनस में से अगर माइनस कंसिडर करा तो आंसर माइनस में आ जाएगा, x की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, वो एक नंबर ऑफ न्यूमर्स की वैल्यू है, यानी कि प्लस कंसिडर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10 प्लस 10 रूट 2, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस 10 और रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 है ना, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 14.1, इसकी वैल्यू नियरली 4 आ रही है, x की वैल्यू नियरली 4 आ रही है, हाँ 4 पुट कर दो
तो हो जाएगा 10 इंटू 4 40 प्लस 100, तो ये आ रहा है तुम्हारा 14 140 140 क्या आ रहा है 140। देयरफॉर ऑप्शन डी मेरा नियरेस्ट वैल्यू है, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। हमने क्या करा, हमने बोला यहाँ पर x प्लस बाय 10, यहाँ पर इसकी मोस्ट 10, टोटल मिला के 10। तो मैंने पी टोटल का सिंपल फॉर्मूला लगाया, जिसमें से मैंने पीटी की वैल्यू x और y की टर्म्स में फाइंड करी, फिर वहां से मैंने y एलिमिनेट कर दिया, x की टर्म्स में वैल्यू फाइंड करी। उसके बाद पेपर केस में गई तो पी ए की वैल्यू लिखी, पीबी की वैल्यू लिखी, दोनों को डिवाइड कर दिया, यहाँ से एक और एक्स वाई की टर्म्स में वैल्यू आई, फिर वाई को दोबारा से एलिमिनेट करके एक्स की वैल्यू फाइंड करी, इक्वेशन बनी है ना, यहाँ पे इक्वेशन बनी, ये अलग है ना? ये अलग पार्ट है हमारा। इक्वेशन बनी और फिर उसको सॉल्व करा, वहां से एक्स की वैल्यू आई, फिर एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करके पी टोटल की वैल्यू निकाली। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेंथी क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल कर रखी है बस, और कुछ नहीं। नाउ इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। हमने यहाँ पे 42 क्वेश्चन से स्टार्ट करे थे, सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं इस चैप्टर के लिए। 59 क्वेश्चन इस चैप्टर के मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस करे। सारे क्वेश्चन की एक पीडीएफ मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगी, जैसे मैंने तुम्हें फिजिक्स की दी थी वैसे मैं तुम्हें केमिस्ट्री की भी दूंगी। वहां से तुम अच्छे खासी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा तुम यहाँ पर आकर उसका सोल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। और कोई भी डाउट अगर तुम्हारा रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं खुद से आंसर करूंगी। बताना लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।